अब बच्चा शुरू कर रहा हूँ एडिक्वेसी ऑफ DRR। पहली बात तो बेटा ये DRR होता क्या है यार। जैसे मान लो कंपनी ने 5 साल के लिए कोई डिबेंचर इशू किया, मतलब लोन लिया 10 लाख का, और कंपनी को 5 साल के बाद 10 लाख ये पे करने हैं। अब क्या कंपनी 5 साल के बाद एकदम से 10 लाख निकाल लेगी अपने काम में? ये निकालना मुश्किल है। तो हर एक साल मान लो 5 साल में निकालना है 10 लाख अमाउंट, तो 2 लाख हो गया। तो DRR बोलता है हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट एक रिजर्व में डाल दो। DRR ये कंपनी एक्ट बोलता है, जिससे कंपनी के ऊपर एकदम से परेशानी ना आए पे करने की। तो DRR का मतलब है एक आपका रिजर्व क्रिएट किया गया है, जिसमें हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट डालते रहो, जिससे डिबेंचर्स को लास्ट में पे करने में कोई परेशानी ना आए। तो कंपनी को DRR कितना मेंटेन, पहली बात तो DRR होता क्या है, ज़रा इसकी भी 2 लाइनें आपको टिक करवा दूँ। DRR होता क्या है? तो अब बच्चा ये DRR क्या होता है, ये पहला पैराग्राफ। जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, ऐसा हो सकता है कि उसे DRR क्रिएट करना पड़े आउट ऑफ द प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से जिससे आप डिविडेंड बांटते हो, क्योंकि वो प्रॉफिट फ्री होता है, उसमें से आप DRR क्रिएट करते हो। तो एक कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है वो DRR क्रिएट करती है किस प्रॉफिट में से, जिस प्रॉफिट से आप डिविडेंड बांट सकते हो। पक्का? और जितना भी अमाउंट आप क्रेडिट करते हो DRR के अंदर, इट्स कैन नॉट बी यूटिलाइज, इट कैन नॉट बी यूज बाय द कंपनी फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। वो जो अमाउंट है वो केवल डिबेंचर को पे ऑफ करने के काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा। सच एन अरेंजमेंट वुड एंश्योर दैट कंपनी के पास हमेशा लिक्विड फंड्स हैं। इससे क्या होगा, कंपनी के पास हमेशा पैसा है डिबेंचर्स को पे ऑफ करने के लिए जब भी उनका ड्यू टाइम आएगा। ओके, तो हर कंपनी को बोला गया है कि तुम्हें DRR बनाना है प्रॉफिट में से, उस प्रॉफिट में से जिससे आप लोग डिविडेंड बांटते हो। और एक बार जो आपने DRR बना दिया तो वो DRR किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, खाली पे ऑफ करने के काम आएगा। सच एन अरेंजमेंट से ये हो जाएगा कि कंपनी के पास सफिशिएंट लिक्विड फंड्स हैं, हमेशा कंपनी के पास पैसे हैं जब भी डिबेंचर्स को पे ऑफ करना है। ओके, डन। तो एक तो ये पहला पैराग्राफ कि DRR होता क्या है। अब कितना DRR क्रिएट करना है, अब उसकी बातें हो रही हैं। कहता है द कंपनी शेल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ DRR। कब तक DRR के लिए कंप्लाई करना है, मतलब जितने डिबेंचर्स मैच्योर हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उसके लिए DRR क्रिएट करना होता है। फिर कह रहा हूँ द कंपनी शेल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड टू DRR ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट। कंपनी को कितना कंप्लाई, जो अगले साल मार्च में पे होने हैं उसके लिए कितना DRR बनाना होता है। ये 2 पॉइंट तो हमने कर लिए कि DRR उस प्रॉफिट में से क्रिएट होता है जिसमें से हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। सेकेंड, अब कितना DRR क्रिएट करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। फिर बोल रहा हूँ कंपनी को कितना DRR क्रिएट करना है। DRR किसके लिए क्रिएट होता है, वो डिबेंचर जो मैच्योर हो रहे हैं 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मान लो अप्रैल और मार्च का ईयर है, तो अप्रैल में कितना मेंटेन करना है, जितना मार्च 21 में, जितना मार्च में पे ऑफ होने वाला है उसका DRR क्रिएट करना पड़ता है। कितना क्रिएट करना पड़ता है वो ये। अगर डिबेंचर किसने इशू करी है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, मतलब बैंक वगैरह ने। तो जो फाइनेंशियल पैसे देने वाली संस्थाएं हैं, बैंक वगैरह, ICI बैंक वगैरह, जिन्हें RBI संभालता है, और जो बैंकिंग कंपनी है, अगर वो पब्लिक प्लेस डिबेंचर जो हम सबको इशू करते हैं, और एक क्या होता है प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर जो हम अपने ही कुछ लोगों को इशू करते हैं। तो अगर कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको RBI रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, या कोई बैंकिंग कंपनी है, चाहे वो पब्लिक, चाहे वो सबको डिबेंचर इशू करे, चाहे कुछ लोगों को करे, उन्हें DRR क्रिएट नहीं करना। उनके लिए साफ साफ इनकार हो गया। अब अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी एक्ट के अंदर आती हैं, उन्हें DRR वो बनाना है जो NBFC के लिए, जो NBFC रजिस्टर्ड विद RBI है उसके हिसाब से बनाना है। वो पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा, एज गिवन इन 3 बिलो। तो जो बैंक वगैरह अगर डिबेंचर इशू करते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल वाले इशू, तो उन्हें कोई DRR नहीं बनाना।
कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे रेगुलेट कंपनी है करता है, उन्हें डीआर बनाना है जैसे एनबीएफसी को बनाना है। फिर लिस्टेड कंपनीज अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, इसका मतलब जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली होती हैं उन्हें आरबीआई भी संभालता है और वो लिस्टेड कंपनी भी हो सकती हैं, पर उसको हमने ऊपर कवर कर लिया है तो यहाँ हटा दिया। तो सारी लिस्टेड कंपनी एआईएफआई को छोड़ के और बैंकिंग कंपनी को छोड़ के, क्योंकि वो तो ऊपर कवर हो गए। इसका मतलब जो एआईएफआई है और जो बैंकिंग कंपनी है वो भी तो लिस्टेड कंपनी सी होती हैं। तो कहते हैं लिस्टेड कंपनी में एआईएफआई को छोड़ दो क्योंकि उनका अलग से पॉइंट है, बैंकिंग कंपनी को छोड़ दो क्योंकि उनका अलग सा पॉइंट है। तो जितने भी लिस्टेड एनबीएफसीज हैं, लिस्टेड एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसे आरबीआई संभालता है, और जितने भी लिस्टेड एचएफसी हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, चाहे वो पब्लिक प्लेस डिबेंचर इशू करें चाहे प्राइवेट, पब्लिक प्लेस का मतलब सबको इशू करें, प्राइवेटली मतलब कुछ ही लोगों को, तो जो लिस्टेड एनबीएफसी हैं, लिस्टेड एचएफसी हैं, उन्हें पब्लिक या प्राइवेट के लिए कोई डीआरआर नहीं बनाना। बाकी बची लिस्टेड कंपनियां, उन्हें भी डीआरआर नहीं बनाना। बात समझ में आती है? मतलब मोटा पॉइंट, इन्हें नहीं बनाना। किस किस को? एआईएफआई और बैंकिंग कंपनीज को, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको रेगुलेट करता है कंपनी एक्ट, लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड एचएफसी और लिस्टेड कंपनीज, इन्हें डीआरआर नहीं बनाना। तो बचा कौन? खाली अनलिस्टेड कंपनीज। अब किसकी बात हो रही है? अनलिस्टेड कंपनीज की, वो भी अदर देन एआईएफआई। इसका मतलब कुछ एआईएफआई या बैंकिंग कंपनी कुछ तो क्या होती हैं? लिस्टेड, और कुछ क्या होती हैं? अनलिस्टेड। तो पर हमने एआईएफआई और बैंकिंग बात ऊपर कर ली है तो यहाँ से हटा दिया अदर देन। तो जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है उसमें भी जो अनलिस्टेड एनबीएफसी हैं और जो अनलिस्टेड एचएफसी हैं फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, उन्हें कोई डीआरआर नहीं बना। इनका से यहाँ पे दिया है प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर के लिए जितनी भी अनलिस्टेड एनबीएफसीज हैं और जितनी भी अनलिस्टेड एचएफसी हैं फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, इन्हें भी कोई डीआरआर नहीं बनाना। मतलब पब्लिक प्लेस के लिए इन्हें बनाना है। अब वो आ गए अदर अनलिस्टेड के लिए, और उन्हें कितना डीआरआर बनाना है? 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जितना डिबेंचर की वैल्यू है उसका 10% बनाना है। जरा अब इस दोनों पॉइंट को सम अप करो तो मोटी बात बोलूं, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं प्लस वो अनलिस्टेड एनबीएफसी ना हो, अनलिस्टेड एचएफसी ना हो फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, उन्हें बनाना है 10%। पक्का इसको पूरा टेबल याद करना पड़ेगा। डीआरआर बनता किस हिसाब से है? जितने डिबेंचर 31 मार्च को रिडीम होने जा रहे हैं उसके हिसाब से। जो एआईएफआई है, बैंकिंग कंपनी, उन्हें नहीं बनाना। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे कंपनी है गवर्न करता है, उन्हें नहीं बनाना। उन्हें बनाना है एज पर एनबीएफसी, जो लिस्टेड एनबीएफसी हैं, लिस्टेड एचएफसी हैं, पब्लिक प्लेस और प्राइवेटली प्लेस दोनों के लिए नहीं बनाना। बाकी जितनी लिस्टेड कंपनी उन्हें डीआरआर नहीं बनाना। जो अनलिस्टेड एनबीएफसीज हैं और जो अनलिस्टेड एचएफसी हैं प्राइवेटली प्लेस के लिए नहीं बनाना, पब्लिक प्लेस के बनाना पड़ेगा। अदर अनलिस्टेड कितना बनाना है? 10%। तो कुल मिला के रेट कितना है? 10%। 10%। पक्का? तो ये तो कहानी हो गई डीआरआर की जो आपको पूरा याद करना है। अब आ रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इन डीआरआर। अब नेक्स्ट आ रहा हूँ इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआरआर। और गवर्नमेंट कहती है बस तुम डीआरआर क्रिएट करके बैठ मत जाओ। अब जब तुमने डीआरआर क्रिएट कर लिया है तो उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करना है आपको। आप उस पैसे को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट भी करना है। पक्का? तो कहता है इन्वेस्ट कहाँ पे करना है आपको? इन्वेस्ट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में। ऐसा नहीं कि अंधाधुन कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, आपने रिस्की एरिया में डाल दिया, पैसों का नुकसान हो गया। तो पर इन्वेस्टमेंट किसे करनी है? सारी लिस्टेड एनबीएफसीज को, लिस्टेड एचएफसी को, सारी लिस्टेड कंपनीज को अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी, और सारी अनलिस्टेड कंपनी को। मतलब जब कोई बोले डीआरआर बनाना है तो डीआरआर केवल अनलिस्टेड को बनाना है, वो भी ऐसी अनलिस्टेड जो कि अनलिस्टेड एनबीएफसी और अनलिस्टेड एचएफसी की प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर नहीं है, खाली उन्हें ही बनाना था, है ना। पर डीआरआर इन्वेस्टमेंट ये सभी को बनानी है, लिस्टेड एनबीएफसी को भी, लिस्टेड एचएफसी को भी, बाकी सारी लिस्टेड कंपनी भी एआईएफआई और बैंकिंग कंपनी को छोड़ के, और सारी अनलिस्टेड कंपनी को एआईएफआई सॉरी विच आर नॉट एनबीएफसीज, उन सबको बनाना है, उन सबको बनाना है। पक्का सबको बनाना है। कितना बनाना है? शेल ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ द अप्रैल,
बात समझ में आती है? जितने भी 31 मार्च को डिबेंचर रिडीम होने हैं उसके 15% 30 अप्रैल तक, मान लो 20-21 की बात हो रही है, 30 अप्रैल 20 तक जितने भी 31 मार्च 21 को डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं उसका 15% शेल ऑन और बिफोर 30th अप्रैल इन ईच ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर इशूड अ सम विच विल नॉट बी लेस देन 15% जितने भी डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। पक्का? फिर बोल रहा हूँ 30 अप्रैल तक जितना भी 31 मार्च को रिडीम हो रहे हैं उसका 15% बनाना है। पर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इन 4 जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करना है। कहाँ कहाँ? शेड्यूल बैंक के पास, मतलब किसी बैंक के पास डिपॉजिट कर लो, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। वो पैसा, वो जो आपका डिपॉजिट है वो कहीं गिरवी ना हो, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। इन अनएनकम्बर्ड, एनकम्बर्ड मतलब गिरवी, अनएनकम्बर्ड मतलब गिरवी नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में जो कहीं भी गिरवी नहीं है। अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, पूरा क्लॉज याद कर लेना यार। फोर्थ, अनएनकम्बर्ड बॉन्ड ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट भी गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट होगा, बैंक भी गवर्नमेंट का ही होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है उनके सेक्टर पे, किसको चाहती है? सब इन्वेस्ट करेंगे। डीआरआर केवल अनलिस्टेड क्रिएट करेगी, वो भी 10% ऑफ द डिबेंचर जो पे ऑफ होने हैं, पर ये सभी लोग क्रिएट करेंगे इन्वेस्टमेंट, कितनी? 15%। कब तक? 30 अप्रैल तक। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? इन 4 जगहों पे। पक्का? शेड्यूल बैंक के अंदर, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के अंदर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटी के अंदर, और बॉन्ड इशूड अंदर इंडियन ट्रस्ट एक्ट सेक्शन भी याद कर लेना। अगला पॉइंट, द अमाउंट डिपॉजिटेड, जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, इट शुड नॉट बी यूटिलाइज, इसे कहीं भी किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा अदर देन खाली डिबेंचर्स को पे ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाएगा, और कहीं भी उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके? पक्का? बस इतना पढ़ना है आपको। एक बार चेक करो कि क्या नेक्स्ट पेज में कोई पॉइंट तो नहीं है, अदरवाइज खाली इतना पढ़ना है आपको। एक पॉइंट और, ये वाला, इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, सेकंड पैराग्राफ, जो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, पार्टली कौन से? मान लो 100 का वो है डिबेंचर है, 60 रुपये तो शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, 40 कन्वर्ट नहीं होगा, तो जितना कन्वर्ट नहीं होगा खाली उसी के लिए डीआरआर मेंटेन करना होता है। तो कहता है अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, डीआरआर शैल बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, जो पार्ट कन्वर्ट नहीं होना है खाली उसके लिए डीआरआर बनेगा, किसी और चीज़ के लिए डीआरआर नहीं बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 100 में से 60 रुपीज़ का डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके लिए क्यों बनेगा? जो कन्वर्ट नहीं होना उसी के लिए खाली डीआरआर बनेगा। डन? तो फिर बोल रहा हूँ मेरे बेटा, डीआरआर तो खाली अनलिस्टेड कंपनी को बनाना होता है, पर इन्वेस्टमेंट सभी को, लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड एचएफसी, सभी को बनाना पड़ता है। 30 अप्रैल तक जितने डिबेंचर ख़त्म हो रहे हैं उसका 15% इन 4 जगहों पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके? और ये अमाउंट कभी भी गिरेगा नहीं, इससे कम कभी नहीं होगा। पक्का? डन? तो यहाँ आपका डीआरआर और डीआर इन्वेस्टमेंट ख़त्म हुआ है। ओके बच्चा?